हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउट ऑन लर्न एंड फन पर। और इस क्लास में हम लोग बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की जो चर्चा अभी तक हो चुकी है उससे आगे की चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या इस पूरे चैप्टर में अभी तक पढ़ चुके हैं बेटा हम लोग। सबसे पहले हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद कूलम्स लॉ पढ़ा, कूलम्स लॉ का डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े, वेक्टर फॉर्म पढ़ा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरस्टैंड किया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे एग्जांपल्स और सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, डाइपोल के कारण डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा। राइट, अब बेटा आप लोगों को एक अच्छी खासी क्लैरिटी मिल चुकी है कि चैप्टर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें तो नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें तो नहीं, बहुत बेसिक चीजें। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आप क्वेश्चंस भी डेफिनेटली बना ही लोगे। राइट, अब हम इस क्लास में अगर मैं बात करूं तो इस क्लास का जो टॉपिक होने वाला है बेटा वो होने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कैसा बिहेवियर डाइपोल का रहेगा, क्या एक्चुअल में वो कर सकता है। राइट, तो इन छोटी छोटी चीजों के बारे में चर्चा करनी है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज यहां भी हम नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा 11वीं का कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा टॉर्क का और फोर्स का। राइट, तो जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है टॉर्क का वो बेटा मैं इस लेक्चर में बताऊंगा ही। मतलब पहले मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि टॉर्क क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। राइट, क्योंकि हमें आगे जब जेई लेवल के क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें काम आ रही होगी जो 11th क्लास की मैकेनिक्स की यूज हो रही होगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अब जो बच्चे बेटा इस लेक्चर को ध्यान से सुन लेंगे उसके बाद उनको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डला हुआ है बेटा, प्रैक्टिस पेपर बोलते हैं हम उसे। वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डले हुए हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके फटाफट से उसको डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर। ठीक है, चलिए। तो कहानी में बेटा काफी कुछ बहुत दिक्कत वाली चीज थी नहीं, बहुत बेसिक चीजें हम लोग पढ़ रहे थे। अभी हम लोगों को पढ़ना है, टॉपिक जो पढ़ना है बेटा वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ना ये दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल को। ठीक है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म, है ना। हो सकता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, वहां हम डाइपोल को रख सकते हैं। राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो वहां रख सकते हैं। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करेगा ये हमें देखना है, उसकी फिजिक्स को समझना है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करेगा उस फिजिक्स को देखना है। राइट, अभी बेटा बेसिकली मैं जो बात बताने जा रहा हूं, पहले आप लोगों को टॉर्क के बारे में मैं बताऊंगा और टॉर्क के बारे में जैसे ही मैंने बता दिया उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दूंगा, तो वहां से क्या आप लोग इजीली कहानी को रिलेट कर पाओगे। राइट, बोर्ड के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। राइट, ठीक है, तो जिन बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि टॉर्क क्या होता है उन बच्चों को बता रहा हूं बेटा टॉर्क क्या होता है। ठीक है, अब सभी लोगों को पता है बेटा टॉर्क क्या कर सकता है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स का होता है वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क का होता है। फोर्स क्या करता है बेटा, एक नेट फोर्स क्या कर सकता है, किसी बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन कॉज कर सकता है। उसी प्रकार से किसी बॉडी पे नेट टॉर्क जो होगा वो क्या कर सकता है, वो नेट टॉर्क बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है। जैसे फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है बॉडी को, तो टॉर्क, नेट टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है। राइट, क्लियर है। टॉर्क की अगर मैं डेफिनेशन देखूं बेटा तो टॉर्क की डेफिनेशन टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं और कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आर क्रॉस एफ। राइट, क्लियर है बेटा। बेटा ये एफ क्या है, एफ है किसी भी पॉइंट पे लगने वाला फोर्स, आर क्या है बेटा, किसी पॉइंट से उस फोर्स की पोजीशन वेक्टर, उस फोर्स का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि स्पेस में मैंने यहां पे अभी इस प्रकार से, ठीक है, ये ओरिजिन है ना, मुझे कहा गया कि एक पॉइंट है, ठीक, यहां पे कहीं इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ एफ। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है। ठीक है, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो है आर वेक्टर। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है। तो इस पॉइंट के अबाउट, इस ओ पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट बेटा, ओ पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट पे लगने वाला टॉर्क जो होगा वो होगा आर क्रॉस एफ। वेयर, सुन लो ध्यान से, ठीक है, क्या होगा बेटा, आर क्रॉस एफ, यानी कि आर वेक्टर और एफ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। आर क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर है, एफ क्या है, फोर्स वेक्टर है, दोनों ही वेक्टर होते हैं। राइट, अच्छा, इसको अगर मैं बेटा मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहूं तो इसे मैं लिख सकता हूं आर एफ साइन थीटा। ठीक है, या फिर इसे मैं एफ इंटू आर साइन थीटा भी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं,
क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, साइन थीटा से खुलेगा, राइट। अब थीटा क्या होता है यहाँ पे, थीटा होता है आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल। अब ध्यान से देखो, आर वेक्टर है इस डायरेक्शन में, एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज थीटा, ये है आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, मतलब कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। किसी भी फोर्स का, कोई फोर्स होता है ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, वो फोर्स अगर बॉडी को रोटेट कराने की टेंडेंसी रखता है या बॉडी को रोटेट करवा सकता है, तो हम कहते हैं कि उस फोर्स ने कुछ टॉर्क प्रोड्यूस किया है, उस फोर्स का कुछ टॉर्क होगा। क्योंकि बॉडी अगर मान लीजिए, जैसे मैं ये कहता हूं आप लोगों से कि ये एक पेन है, इस पेन को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, अब मैं दोनों तरफ से इस फोर्स लगा रहा हूं, दोनों तरफ से पेन पे फोर्स लगा, दबा रहा हूं मैं इसे जोर से, तो बेटा ये पेन जो है घूम रहा है क्या, घूम रहा है क्या, नहीं घूम रहा ना। तो जो मैंने फोर्सेस लगाए हुए हैं उन फोर्सेस ने ऐसा कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया है जिन इफेक्ट्स की वजह से रोटेट कर पाए। लेकिन अगर सोचो मैंने इस पेन को ऐसे पकड़ा हुआ है और मैं ऐसे इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट इस पेन को घुमा पा रहा है, विच मीन्स कि ये एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जिससे जो पेन है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर पा रहा है, राइट। तो फोर्स जो होता है उसका एक इफेक्ट होता है, अगर वो इफेक्ट इन फॉर्म ऑफ रोटेशन मिल रहा है किसी बॉडी को, तो हम कहते हैं कि भैया उस फोर्स ने कुछ टॉर्क प्रोड्यूस किया है। निकालेंगे कैसे, आर एफ साइन थीटा से या एफ आर साइन थीटा से। वेयर, सुन लो ध्यान से, जो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आर क्रॉस एफ की फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, आर क्रॉस एफ की फॉर्म में। अच्छा एक और बात सुनना बेटा, जो टॉर्क है इसका मतलब आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन में होगी टॉर्क की डायरेक्शन, तो जिस प्लेन में आर और एफ होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी टॉर्क की डायरेक्शन। क्योंकि टॉर्क क्या बेटा, आर और एफ के क्रॉस प्रोडक्ट से बन रहा है। जब भी कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटी के क्रॉस प्रोडक्ट से बनती है तो वो क्वांटिटी उन दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है, यानी कि जिस प्लेन में दोनों होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा टॉर्क। और किस डायरेक्शन में होगा, आर से एफ की तरफ घुमाओ हाथ, जहां अंगूठा आएगा उस डायरेक्शन में टॉर्क होगा। तो देखो ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, ये एफ की डायरेक्शन है, तो आर से एफ की तरफ हाथ घुमाओ, घुमा दिया, अंगूठा कहां है, अंदर, तो इस पॉइंट पे टॉर्क की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ। ये एक एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। इसको अगर मैं क्लियर भाषा में समझना चाहूं, ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुनना, कि किसी पॉइंट के अबाउट मुझे किसी एक पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क देखना है या किसी बॉडी पे लगने वाला टॉर्क देखना है। ठीक है सर, बात ठीक है। तो ये लिखा हुआ है एफ और ये लिखा हुआ है आर साइन थीटा, इसका एक मीनिंग है, इसका एक मीनिंग है। ठीक है, देखो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इस लाइन का हॉरिजॉन्टल साथ एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल भी थीटा ही होगा। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है सर, आपने एक काम कीजिए बेटा, क्या काम करना है आपको, सुनना जरा ध्यान से। इस एफ को ना एक्सटेंड कर लो, ठीक है, ऐसे 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 लाइन खींच के आपने इसे एक्सटेंशन दे दी। इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या है बेटा ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या है बेटा ये, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्यों है बेटा ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि इसी लाइन के अलोंग तो फोर्स एक्ट कर रहा है। देखो फोर्स कहां लग रहा है, इस पूरे स्पेस में इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है, इधर लग रहा है ना। तो ये जो लाइन होगी इस फोर्स के अलोंग, आगे पीछे दोनों तरफ, इसे कहते हैं हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, यहां तक तो सर देखो बात समझ में आ रही है। फोर्स हमने एज इट इज लिखा हुआ है एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मान लो अगर एफ है तो हमने यहां पे एफ एज इट इज लिखा हुआ है। लेकिन ये आर साइन थीटा जो है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये वेक्टर आर है, मतलब इसकी लेंथ जो होगी वो आर का मैग्नीट्यूड होगी, होगी कि नहीं होगी, यानी कि ये दूरी आर के बराबर है। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये दूरी होगी आर कॉस थीटा, राइट, होगी कि नहीं होगी। और ये दूरी होगी आर साइन थीटा। अरे कंपोनेंट तो करने आते हैं सभी लोगों को, बिल्कुल सही बात है सर। आपने बेसिकली जो लिखा हुआ है ना एफ इंटू आर साइन थीटा, ये पता क्या लिखा हुआ है, यह आपने लिखा हुआ है किसी पॉइंट के अबाउट किसी एक बॉडी पे लगने वाला टॉर्क। ठीक है, तो आपने लिखा हुआ है कि पहले फोर्स लिख दो एफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिख दो फोर्स का, क्या है एफ, और फिर आप उस पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख रहे हो, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी देख लो, किसकी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की। देखो ये आर साइन थीटा क्या है बेटा, आर साइन थीटा है इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी। तो कभी भी आपको टॉर्क निकालना हो, कभी भी आपको जीवन में अब टॉर्क निकालना हो, तो क्या करोगे बेटा, आप सबसे पहले पॉइंट पे फोर्स लिख देना और उसे मल्टीप्लाई कर देना। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई कर देना,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट, जिस भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हो। क्या बेटा? जिस भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हो उस पॉइंट से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को देखना है, परपेंडिकुलर दूरी को निकालना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, बस आ गया अपने पास टॉर्क का फॉर्मूला। एक्चुअल फॉर्मूला ये है बेटा, और ये फॉर्मूला आपका कभी आपके सवाल को गलत होने नहीं देगा। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ अ ब्यूटीफुल बॉक्स फॉर यू गाइस। ठीक है ना? क्लियर है? अरे क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है क्या? क्लियर है यहां तक की बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्या होता है टॉर्क? किसी भी फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो होगा वो होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस खत्म बात, खत्म बात। यही होता है टॉर्क। क्या होता है बेटा? यही होता है टॉर्क। और काम क्या होता है टॉर्क का? रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करना। राइट, लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। राइट, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों से कहा कि ये एक मासलेस रॉड है। क्या है बेटा? एक मासलेस रॉड है। चलो, जब हमें दी हुई हैं चीजें तो उन्हीं का फायदा उठाते हैं। लेट्स से दिस इज अ मासलेस रॉड। एक रॉड है जिसका कोई मास नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने आप लोगों से कहा कि बेटा इस पे ना मैं एक फोर्स लगा रहा हूं इधर। ठीक है, F लगा दूं? लगा दूं? ठीक है, क्या लगा दिया मैंने? F फोर्स लगा दिया। ठीक, अब आप लोगों को बताना है, चलो F फोर्स लगा देना, एक फोर्स में इधर भी लगा देता हूं F। ठीक है, लगा दिया? लगा दिया? लगा दिया? अरे लगा दिया F फोर्स। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि क्या ये रॉड सेंटर के अबाउट घूम सकती है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये रॉड सेंटर के अबाउट घूम सकती है क्या? मतलब एक बॉडी है, उस पर आपने दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाया हुआ है और इधर की डायरेक्शन में लगाया हुआ है स्पेस में। मासलेस बॉडी है, आपने बस इधर इधर से इधर धकेल रहे हो इस बॉडी को। इसका तो मास है तो ये नीचे आने की कोशिश कर रही है, बट इसका मास नहीं है। ठीक है, क्या ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट घूम सकती है क्या? अगर कोई बॉडी घूमना चाहती है तो बेटा उस पर ऑब्वियस सी बात है कि अभी अगर ये स्टेशनरी अवस्था में है और आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया इसके किसी पॉइंट पे, अगर घूम रही तो कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन आया होगा। आया होगा, बिल्कुल सही बात है। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट है सेंटर। ठीक है, ये लेंथ है L। ठीक है, और ये लेंथ भी है L। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें इसके इक्विलिब्रियम को कंसीडर करना है। किसको कंसीडर करना है? इक्विलिब्रियम को। सुन लो ध्यान से जरा। अगर मैं बेटा नेट फोर्स देखूं इस बॉडी पे तो नेट फोर्स होगा 2F, है ना? किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। ठीक है, अरे इधर भी F है इधर भी F है तो 2F हो गया। तो ट्रांसलेशनल मोशन तो हो रहा होगा क्योंकि नेट फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑब्वियस सी बात है। चलो इसका मास भी हम m कंसीडर कर सकते हैं। खैर दैट इज अ पर्टिकुलर डिफरेंट थिंग। वो लाइन ऑफ एक्शन जो है m की वो पास करेगी। चलो ठीक है, m मास कंसीडर भी कर लीजिए। करवा दूं m मास कंसीडर? चलो, बस थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो मैं अभी इंक्लूड करना नहीं चाहता हूं। तो लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। नॉट ट्राइंग टू इंक्लूड सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में इस तरह की रॉड है ना। बेसिक एग्जांपल लेते हैं। देखो इस तरह की कोई रॉड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी दिखाई दे रही है सब कुछ? चलो बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है बेटा? हमें इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है। यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से ये रॉड फिक्स्ड है, हिंज्ड है। ठीक है, हिंज्ड है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये लेंथ है, मान लेते हैं हम L। कितनी बेटा? L लेंथ है ये। ठीक है, यहां पे इस पॉइंट पे एक फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में F, और इस F का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है थीटा। कितना एंगल है बेटा? थीटा है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? इसको ऐसे समझो कि ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही ऐसे पड़ी हुई है। इस एंड पे हमने कील ठोक रखी है। इस एंड पे हमने क्या कर रखा है? कील ठोक रखा। मतलब एक रॉड है ऐसे पड़ी हुई है टेबल पे, इस एंड पे हमने कील ठोक रखी है। सही है, और यहां से मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे किसी एंगल पे लगा रही हूं। ठीक है, मुझे चलो ये बता दो कि इस फोर्स का टॉर्क लिख सकते हो क्या इस पॉइंट के अबाउट? ये पॉइंट है O। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट O जो होगा वो हम कैसे लिखेंगे? सुन लो जरा ध्यान से। टॉर्क अबाउट O जो होगा वो लिखेंगे हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड, यही बताया था, मल्टीप्लाइड बाय फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की, फोर्स की
लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट से। तो ये लाइन ऑफ एक्शन होगी फोर्स की, अरे होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, होगी कि नहीं होगी, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, इसी लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया हमें, इस पॉइंट से इस लाइन की, यही था बेटा, यही था विचार तो, अरे यही था या नहीं था, कॉन्सेप्ट तो यही था ना। क्या कह रहा था कॉन्सेप्ट कि फोर्स लिखो और फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दो, तो ये कहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, दिस एंगल इज लेट्स से 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब देखो बेटा ध्यान से, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये साइड एल है, ठीक है, और ये वाला एंगल 90 है, ये साइड एल है, हॉरिजॉन्टल के साथ में ये लाइन का एंगल थीटा है, विच मीन्स दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। थीटा हो गया, थीटा हो गया। मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है पिंक वाली, ठीक है, तो बेटा ये डिस्टेंस निकलेगी। अभी टॉर्क का फॉर्मूला चलो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ये कुछ ऐसे आ रही है, ठीक, और ये कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, ये एंगल है 90 डिग्री, इस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, ओके। टॉर्क मैं लिख देता हूं उधर, ठीक। तो अगर मैं लिखना चाहता हूं टॉर्क अबाउट ओ, तो मैं लिखूंगा फोर्स इनटू फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये रही, इसकी इस पॉइंट से परपेंडिकुलर थी। अब देखो ये दूरी है एल, ठीक है, ये एंगल है थीटा, ये है परपेंडिकुलर, ये ऑब्वियसली बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, समझ गए। ये बेटा अपने पास में ट्राइंगल है एक, ठीक है, ऐसा कुछ ट्राइंगल है, देखो ध्यान से, ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये तो 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, राइट। ये मुझे पता है एल है, ये मुझे पता है एल है, दिस इज परपेंडिकुलर, राइट। अब अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं इस पूरे डायग्राम में, तो क्या मैं लिख सकता हूं ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी ना, पिंक वाली, तो बेटा परपेंडिकुलर को मैं बोल सकता हूं एल साइन थीटा, बोल सकता है नहीं बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, तो यहां जाएगा एल साइन थीटा। आपको बस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर दूरी लेनी है जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हो उस पॉइंट से, ठीक है, यहां तक की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल आप सभी लोगों के लिए, ठीक। अगर मान लीजिए बेटा आपको इस तरह से कोई, सुन लीजिए ध्यान से, अगर मान लीजिए आपको इस तरह से कोई रॉड दी हुई है, ठीक है, और उसके दो एंड पे इस तरह से फोर्स लगाए हुए हैं, इधर से F और इधर से F, ठीक है, ठीक है। अब इसमें नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स तो जीरो है, देखो इस बॉडी पे F फोर्स राइट में है और F फोर्स लेफ्ट में भी है, तो नेट फोर्स तो इस बॉडी के ऊपर जीरो है, राइट। यानी कि इसका ट्रांसलेशन तो होगा नहीं, होगा क्या ट्रांसलेशन, नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, तो चलेगी तो नहीं। लेकिन सेंटर के अबाउट लेट्स से दिस डिस्टेंस इज L और दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो L, सेंटर का मतलब यूनिफॉर्म रोड है तो सेंटर बिल्कुल बीचों बीच होगा, राइट, ठीक है। सेंटर के अबाउट, ठीक है, अगर हम टॉर्क लिखना चाहें, सेंटर के अबाउट अगर हम टॉर्क लिखना चाहें टाउ सी, राइट, तो पहले हम इस फोर्स का टॉर्क लिखेंगे, ध्यान से सुनना भाई, ये फोर्स लिखो पहले F मल्टीप्लाइड कर दो इसको, लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई फोर्स की, लाइन ऑफ एक्शन की पॉइंट से, इस पॉइंट का टॉर्क लिख रहा हूं ना, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, कितनी है L है, तो L लिख दो, राइट, क्लियर है। अच्छा अब एक और चीज, अगर टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी कि फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे आप पॉजिटिव ले सकते हो, और अगर नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है कोई फोर्स किसी बॉडी को, तो उसका टॉर्क आप क्या ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो, मतलब आप फ्री हो। अगर आपने एक सवाल में क्लॉकवाइज घुमाने वाले फोर्सेस के टॉर्क को पॉजिटिव लिया है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले फोर्सेस के टॉर्क को नेगेटिव ले लेना। अगर आपने क्लॉकवाइज घुमाने वाले टॉर्क को नेगेटिव लिया है, तो एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव लेना, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। तो मैंने अभी बेटा जो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं फोर्स, क्लॉकवाइज का मतलब समझते हो ना, घड़ी की सुई की डायरेक्शन में, ठीक है, उनका फोर्स का टॉर्क मैंने पॉजिटिव लिया है, जो फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। देखो सेंटर के अबाउट देखोगे ना, सेंटर के अबाउट मतलब ये रॉड है ना, अगर आपको इस फोर्स का टॉर्क देखना है तो सेंटर से पकड़ लो, सेंटर के अबाउट देखना है और इधर फोर्स लगाओ इस डायरेक्शन में, तो कैसे घूम रही है रॉड, कैसे घूमने की कोशिश कर रही है, अरे कैसे घूमने की कोशिश कर रही है, क्लॉकवाइज, तो इसका टॉर्क मैंने पॉजिटिव लिख दिया, क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, ठीक है। अच्छा अगर नीचे वाले फोर्स का मैं टॉर्क देखूं इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट, अगर मैं नीचे वाले फोर्स का टॉर्क देखूं, तो मैं नीचे फोर्स लगाता हूं ऐसे, इस ऐसे लग रहा है फोर्स है ना, तो ये फोर्स भी इस बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। अरे सेंटर के अबाउट ये वाला फोर्स भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये वाला फोर्स भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो दोनों का ही टॉर्क पॉजिटिव रहेगा। देख लो
भाई जिस भी, अगर आपको सेंस ऑफ रोटेशन फील करना है तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो उस पॉइंट से पकड़ लो बॉडी को और फोर्स लगा के देख लो। अगर आप इधर ऐसे लगाओगे ऊपर फोर्स तो बेटा क्लॉकवाइज जा रहा है ना, और अगर आप ऐसे लगाओ, नीचे से ऐसे लग रहा है ना, अगर आप ऐसे लगाओगे ठीक है तो भी ये क्लॉकवाइज ही जा रहा है ना। अगर आप ऐसे लगाओगे फोर्स ऐसे, ठीक है, तो भी ये क्लॉकवाइज ही जाएगा, तो दोनों का टॉर्क पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमने क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव माना है। ठीक, अच्छा, तो दोनों का टॉर्क डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। नीचे वाले कितना हो जाएगा, F फोर्स हो गया, लाइन ऑफ एक्शन जो है ये है बेटा फोर्स की, और इसकी भी दूरी जो है परपेंडिकुलर पॉइंट से वो L है, तो आ गई L। ठीक है, तो टॉर्क आ गया बेटा 2FL। यानी कि एक ऐसा केस है जिसमें बॉडी पे नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि बॉडी पे हमेशा जब फोर्स जीरो हो तो टॉर्क भी जीरो होगा, ये कोई जरूरी चीज नहीं। हालांकि टॉर्क के फॉर्मूले में आता है R क्रॉस F, यानी कि फोर्स इनटू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द पॉइंट। ठीक है, जो भी पॉइंट है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ फोर्स की, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है टॉर्क। अगर नेट फोर्स जीरो हो बॉडी पे तो भी टॉर्क एक्ट कर सकता है, और यही उसका एग्जांपल है। जब दो फोर्स किसी एक बॉडी पे एक्ट करें, सुन लो ध्यान से, जब दो फोर्स किसी एक बॉडी पे एक्ट करें, वो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और वो दोनों ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। देखो दोनों फोर्स हैं, एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, एक ही रॉड पे लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसकी ऊपर है और उसकी नीचे है। साथ ही साथ दोनों की लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो, यानी कि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कभी इंटरसेक्ट ना करे। तो ऐसे फोर्सेस का जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को कहते हैं कपल, यानी कि ऐसे फोर्सेस का जो टॉर्क होता है उसे कहते हैं हम लोग कपल। ये फोर्सेस क्या बना रहे हैं, कपल बना रहे हैं। कपल का मतलब क्या है, कपल का मतलब ऐसा होता है कि एक ही बॉडी पे दो फोर्स लगेंगे, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होगी। ऐसे फोर्स को कहते हैं हम लोग कपल। और यही सेम कपल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल जब रखेंगे उसके ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। इसी सेम इफेक्ट को हम लोग अभी डाइपोल के साथ पढ़ने वाले हैं, यही सेम चीज। देखो ध्यान से, हेडिंग डाल लीजिए अब, डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले यूनिफॉर्म में पढ़ लेते हैं, ठीक है। डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को हमें रखना है, ठीक है बेटा, ठीक है जी। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को हमें रखना है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना आता है ना सभी बच्चों को, ऐसा तो कोई नहीं है कि किसी को ये नहीं पता कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मास्टर जी, ऐसा तो कोई नहीं है ना। बहुत सारी लाइन्स हम लोगों को खींचनी है, क्लोन नहीं हो पाएगी क्या ये? कॉपी हो जा। चलो अगली बना लेते हैं, कोई नहीं, इट्स ओके। ठीक है बेटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आप लोगों को दिखाई दे रही है अभी। इसमें मैं एक डाइपोल को रखने वाला हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो सबको बनानी आती होंगी ना, इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। हालांकि इनके बीच की डिस्टेंस आपको अभी शायद इक्वल नहीं दिख रही हो, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, दैट्स इट। और सिमिलरली इसको भी थोड़ा सा ऊपर करना है, दैट्स इट। राइट, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इक्वी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, विच मीन्स दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब मैंने क्या किया बेटा, एक डाइपोल लिया और इसमें रख दिया। क्या किया मैंने, एक डाइपोल लिया और इसमें रख दिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में बेटा, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने एक डाइपोल लिया, ठीक है, किसी थीटा एंगल पे उसे रख दिया, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज हो गया डाइपोल का, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया डाइपोल का, ठीक है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया डाइपोल का,
ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज होगा डाइपोल का। सुनना जरा ध्यान से, ठीक बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा डाइपोल का। ठीक, ठीक है, क्लियर है। एक डाइपोल रख दिया। अच्छा, मैं अगर कहूं आपसे कि इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी पी वेक्टर की, अगर मैं आपसे कहूं इसके पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है। ये जो पीला निशान दिख रहा है आपको, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बता रहा है। किसकी डायरेक्शन बता रहा है? पी की डायरेक्शन को बताना है। ठीक है, इस पूरे डाइपोल की लेंथ है 2l। कितनी है? 2l। यानी कि सेंटर जो है डाइपोल का यहां है कहीं, दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, और दिस लेंथ इज l एंड दिस लेंथ इज l, राइट। क्लियर, टोटल लेंथ है 2l डाइपोल की, राइट। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक की बात तो देखो बहुत बढ़िया से समझ में आ गई। ये डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल हमें पता है कितना है, थीटा है। ये भी हमें पता है। हमें क्या क्या पता है? हमें चार्ज पता है, दोनों चार्जेस के बीच की लेंथ पता है। इसका मतलब हमें डाइपोल मोमेंट पता है। डाइपोल मोमेंट अगर मैं कहूँ आपसे लिख के दिखाओ पी वेक्टर, तो आप कहोगे सर Q इंटू 2l। ये तो सबको पता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, अब अपने को कहानी करनी है बेटा। क्या करनी है? कहानी करनी। सुनना जरा ध्यान से। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस चार्ज पे किधर फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज आ जाता तो उस पर फोर्स लगता है, लगता है ना? बिल्कुल सही बात है। तो इस पे फोर्स लगेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज पे कहां फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस पे फोर्स लग गया इधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना? चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो तो हर पॉइंट पे सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? ई है, हर पॉइंट पे ई है, तो Q इंटू ई आ गया यहां पे फोर्स। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा होगा, तो आप कहोगे सर आपने बताया था कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो फोर्स इस चार्ज पे इधर लग रहा होगा। कितना? चार्ज इंटू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर एक पॉइंट पे सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है ना। अब आप देखो इस डाइपोल पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक Q इधर लग रहा है और एक Q इधर लग रहा है। दोनों फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड सेम है? पहले ये देखो। जी सर बिल्कुल सेम है। क्या दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है? जी सर बिल्कुल अपोजिट है। और क्या लाइन ऑफ एक्शन भी पैरेलल है? देखो लाइन ऑफ एक्शन कैसे निकालोगे, इसको ऐसे 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 आगे बढ़ा के देख लो, ये लाइन ऑफ एक्शन होगी किसकी? इस वाले फोर्स की। ठीक है, इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होगी, और इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन निकालनी है ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। क्या दोनों पैरेलल लाइन है? जी सर बिल्कुल लाइन। तो ये दोनों फोर्स क्या बना रहे होंगे? क्या बना रहे होंगे? एक कपल बना रहे होंगे। यानी कि इस पे नेट फोर्स तो जीरो है। नेट फोर्स ऑन डाइपोल अगर मैं पूछूं आप लोगों से, इफ आई आस्क यू व्हाट इज नेट फोर्स ऑन डाइपोल, अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज नेट फोर्स ऑन डाइपोल, चलो बताओ डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स क्या है? तो आप कहोगे सर जीरो, क्योंकि क्यू ही राइट में लग रहा है, क्यू ही लेफ्ट में लग रहा है, नेट फोर्स तो जीरो हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या नेट टॉर्क होगा? जी हाँ सर होगा, ये तो कपल बनाएगा, ये तो कपल बनाएगा, ये तो हमने सिखाई दिया आप लोगों को। अच्छा, तो क्या कितना टॉर्क लग रहा होगा ये देख लें। तो ये सेंटर रहा, सेंटर के अबाउट हमें टॉर्क देखना है। किसके अबाउट हमें टॉर्क देखना है बेटा? इस सेंटर के अबाउट हमें टॉर्क देखना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं सी, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं सी। ठीक है, सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख ले, सेंटर के अबाउट टॉर्क देख लेते। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट सेंटर जो होगा, ठीक है, पहले तो हम बेटा मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं, बस क्या लिख रहे हैं? मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। इस वाले फोर्स का टॉर्क होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? QE। अच्छा, ये भी बता देता हूं, सुन लो जरा ध्यान से। क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव मान रहे हैं। अगेन, जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको पॉजिटिव, मतलब जो फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रहा है डाइपोल को, उसे पॉजिटिव मानना। अब ध्यान से देखो, ऐसे आपने एक चीज को पकड़ा हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है, आप ऐसे उसके टुपली पे ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो बेटा वो फोर्स इस बॉडी को, ध्यान से देखो, सेंटर के अबाउट कहां घुमा रहा है? कहां घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। कहां घुमा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ऐसे पकड़ा हुआ है अपने सेंटर से, सेंटर का अबाउट देख रहे हो ना, तो वहीं से पकड़ लो और आप इधर फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो किधर घूम रहा है? देखो ऐसे फोर्स लगा, किधर घूम रहा है? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव मान लें, एंटी क्लॉकवाइज कोई घुमाता तो नेगेटिव मान लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई यहां जो फोर्स लग रहा हो क्यू ही इंटू इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से? पॉइंट से।
तो जिस पॉइंट के अबाउट अपन टॉर्क देख रहे हैं उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो। तो बेटा वो पॉइंट है अपना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस। तो आई वांट दिस डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास ये लेंथ है बेटा, कितनी है, L है क्या नहीं है। एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, देख लो ध्यान से, ये और ये इस तरह से, ठीक है ना। अरे इस पॉइंट पे तो फोर्स लग रहा है QE, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क देख रहा हूं, सेंटर वाला पॉइंट है, इस लाइन के अलावा इनका डाइपोल मोमेंट है, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा है बेटा, ठीक है। और ये लेंथ मुझे पता है L है, लेंथ मुझे पता है, यहां से यहां तक की लेंथ पता है ना, L है। ये लेंथ अगर L है, ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, Z वाली शेप बन रही है, ठीक है। अगर ये लेंथ थीटा, ये लेंथ L है, ये एंगल थीटा है, तो ये दूरी L cos थीटा और ये दूरी L sin थीटा हो जाए। कंपोनेंट लेके देख लो, इस L के इधर कंपोनेंट लिया थीटा के डायरेक्शन में cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर sin थीटा, यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो आगे अपने पास में आ गया L sin थीटा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे L sin थीटा, बहुत बढ़िया, टॉर्क पॉजिटिव लिखा है। दूसरा जो फोर्स है बेटा वो ये लग रहा इधर की तरफ, ठीक है। ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन रही और पॉइंट से अपन को देखनी है, जिस पॉइंट का टॉर्क लिख रहे हैं उस पॉइंट से देखनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है बेटा। ये एंगल थीटा है इस लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल का, तो इस पूरी लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा ही रहेगा। ये डिस्टेंस L है, तो ये L cos थीटा होगी, ये L sin थीटा होगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मिल गई अगेन, L sin थीटा, राइट, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये लिखा प्लस QE, फोर्स तो QE है और साथ में लिख दिया L sin थीटा। बेटा ध्यान से देखो, दोनों का ऐड क्यों किया है, क्योंकि ये वाला फोर्स भी इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है और ये वाला भी सेंटर के अबाउट देखो क्लॉकवाइज। अरे ये वाला फोर्स भी सेंटर के अबाउट देखो, ये वाला फोर्स भी कहाँ घुमाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। दोनों के टॉर्क को पॉजिटिव लिख दिया, ठीक। टोटल टॉर्क आ गया QE L sin थीटा प्लस QE L sin थीटा, यानी कि 2QE L sin थीटा। तो टोटल टॉर्क आ गया 2QE C पॉइंट के अबाउट L sin थीटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूं, मैं काम करता हूं Q इंटू 2L, आपको पता ही है, तो हम करते हुए आ रहे हैं। Q इंटू 2L को साथ में लिख देता हूं और E sin थीटा को साथ में लिख देता हूं, ठीक है। क्या Q इंटू 2L तो बेटा डाइपोल मोमेंट है, बिल्कुल सही बात है, PE sin थीटा, राइट, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अच्छा, दो वेक्टर, डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर के साथ अगर साइन थीटा आता है तो बेटा इसका मतलब हम उसे क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को वेक्टर्स के बारे में जानकारी होगी थोड़ी बहुत। इसे हम P क्रॉस E लिख सकते हैं। तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू P क्रॉस E वेक्टर। सुन लो अभी ध्यान से, सबसे पहला सवाल अभी जो आपके दिमाग में आना चाहिए, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर आपने इसको P क्रॉस E ही क्यों लिखा, E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा। अरे अगर आप P क्रॉस E लिखोगे तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा PE sin थीटा, अगर आप E क्रॉस P लिखोगे तो भी तो उसका मैग्नीट्यूड PE sin थीटा आएगा। लेकिन आपने तो सर यहां पे टॉर्क को P क्रॉस E लिखा है, E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा। क्या हम इसे E क्रॉस P लिखेंगे तो गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्यों, ध्यान से देखो, P क्रॉस E यानी कि टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो P डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होगी, यानी कि इन दोनों से बने प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ऐसा ही होगा। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, यहां पे जो टॉर्क आ रहा है वो दोनों सेंटर के अबाउट, इस फोर्स का और इस फोर्स का, वो आ रहा है क्लॉकवाइज, मतलब ये भी ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये भी ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसे, तो अपना हाथ घुमाओ जैसे बॉडी घूम रही है, घुमाया हाथ हमने, तो अंगूठा कहां आ रहा है, अंदर, ये एक्सियल वेक्टर है बेटा, ठीक है, ये एक्सियल वेक्टर याद रखना। आपने क्या किया, आपने जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है उस डायरेक्शन में हाथ घुमाया तो अंगूठा आया अंदर, यानी कि टॉर्क की डायरेक्शन इन दोनों फोर्सेस के कारण जो टॉर्क लग रहा है वो अंदर की तरफ है। टॉर्क की डायरेक्शन बेटा, ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दो फोर्स मिलके एक बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो बॉडी ऐसे घूमना चाह रही है, और ऐसे जब आप हाथ करोगे, जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है उस डायरेक्शन में हाथ घुमा दो तो अंदर की तरफ आ गया, अपना अंगूठा जहां आता है वो टॉर्क है, तो अंदर की तरफ आ गया टॉर्क। तो इन फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क आ रहा है उसकी डायरेक्शन अंदर है। अब आप करके देखो P क्रॉस E, P इस डायरेक्शन में बेटा, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, E इस डायरेक्शन में, तो P से E की तरफ हाथ घुमाओ
क्या अंगूठा अभी अंदर ही आ रहा है? तो इसका मतलब जो ये दोनों फोर्स मिलकर टॉर्क लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, और हमने जो फॉर्मूला बनाया P क्रॉस E उसकी भी डायरेक्शन इनवर्ड है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमारा फॉर्मूला सही है। अगर मैं E क्रॉस P करूंगा तो मैग्नीट्यूड तो PE साइन थीटा ही आएगा, लेकिन अगर मैं E से P की तरफ हाथ घुमाता हूं तो अंगूठा बाहर आ रहा है, यानी कि टॉर्क की डायरेक्शन बाहर होनी चाहिए, विच इज नॉट आउटसाइड, टॉर्क तो अंदर की तरफ है। इसलिए E क्रॉस P गलत है, P क्रॉस E सही है। क्योंकि अपने फॉर्मूला के, अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग, फोर्स के अकॉर्डिंग सेंटर के अबाउट टॉर्क जो आ रहा है अंदर आ रहा है, क्योंकि बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है। हमने जो फॉर्मूला निकाला उसमें हमने लिखा P क्रॉस E, यानी कि मैं इस PE साइन थीटा को या तो P क्रॉस E लिख सकता हूं या E क्रॉस P लिख सकता हूं, बट मैंने P क्रॉस E ही क्यों लिखा? क्योंकि जो डायरेक्शन आ रही है टॉर्क की वो P क्रॉस E से सेटिस्फाई हो रही है। P से E की तरफ हाथ घुमाओ अंदर की तरफ, ठीक है, टॉर्क आ गया, जो कि एक्चुअल में है अंदर की तरफ, जो कि बॉडी के सेंस ऑफ रोटेशन को प्रेडिक्ट कर रहा है। लेकिन आप E से P की तरफ हाथ घुमाओगे तो बेटा बाहर की तरफ अंगूठा आएगा और बाहर की तरफ टॉर्क नहीं है, इसलिए डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। इसलिए P क्रॉस E ही इस रिलेशन को सही से सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, P क्या है? डाइपोल मोमेंट। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ क्या है? टॉर्क है। C पॉइंट के अबाउट। सिंपल है एकदम, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा। अरे है क्या? अरे है क्या? है क्या भाई? हैं? सिंपल है एकदम। चलो ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कुछ क्वेश्चन अगर हम लोग करना चाहें इसके ऊपर तो डेफिनेटली कर सकते हैं, वी कैन इजीली सॉल्व क्वेश्चंस नाउ, ठीक है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसकी वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन पर कूलम, 20 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है। सुन लो ध्यान से, क्या लगा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है। इसमें हम किसी डाइपोल को रखते हैं, इसमें हम किसी डाइपोल को रखते हैं, तो डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगता है, डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगता है कितना? 2 न्यूटन इंटू मीटर का, ठीक है। आपको क्या बताना है? डाइपोल मोमेंट, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट बताना है। क्वेश्चन क्या? ध्यान से सुन लीजिए। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है 20 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट्स में दिया हुआ है, और उसमें एक डाइपोल को जब हम रखते हैं तो डाइपोल एक 2 न्यूटन पर मीटर का, 2 न्यूटन इंटू मीटर का टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, डाइपोल एक्सपीरियंस करता है उस टॉर्क को। तो आपको बताना है कि डाइपोल मोमेंट कितना है उस डाइपोल का। क्या बताना है? डाइपोल मोमेंट कितना है उस डाइपोल का, ये सवाल है बेटा। इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एक और चीज मिसिंग है अभी इधर, ठीक है, एक चीज मिसिंग है इधर, रुक जाओ ध्यान से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा, तो इतना टॉर्क फील करता है व्हेन डाइपोल इज kept at 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में आपने 30 डिग्री पे रख दिया किसी डाइपोल को, तो इतना टॉर्क महसूस करा। मैं सवाल को लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आपने ऐसे रखा किसी डाइपोल को, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इधर हो गया P वेक्टर, E वेक्टर इधर है, ठीक है। इस P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल है 30 डिग्री। तो जब आपने ऐसे रख दिया, जब आपने ऐसे, ये Q मान लो, ये Q मान लो, लेंथ 12 मान लो, ठीक है, लेंथ 12 मान लो, कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे रख दिया बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने 30 डिग्री पर रख दिया। डाइपोल मोमेंट जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 30 डिग्री है, तो इसको टॉर्क मिल रहा है 2 न्यूटन इंटू मीटर का। तो बताओ इसका डाइपोल मोमेंट कितना होना चाहिए? बताओ इसका डाइपोल मोमेंट कितना होना चाहिए? सॉल्व कर सकते हो? सिंपल है बेटा, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है इसका, क्वेश्चन बड़ा है बस सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। किसके बारे में पूछा गया? टॉर्क के बारे में। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है? PE साइन थीटा, यही होता है क्या? ठीक है, यही होता है। तो कितना टॉर्क लग रहा है बेटा? 2 न्यूटन पर मीटर का, ले 2 लिख दिया।
डायपोल मोमेंट निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20 इंटू 10⁶, ठीक है। और एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30, तो यहाँ sin 30 लिख दिया, ठीक है। sin 30 होता है 1/2, तो 2 इज इक्वल्स टू आ गया P इंटू 20 इंटू 10⁶ इंटू 1/2। ये एक सेकेंड, 10 बार कैंसिल आउट हो गया, तो 10⁷ आ गया, चलो 10 बार भी छोड़िए, ये 5 आ गया इधर, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁶ इंटू P बराबर 1 आ रहा है, तो P की वैल्यू आ रही है 1/5 इंटू 10⁶, ठीक है। आप एक काम करो, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दो, 5 से 2 बार कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 2/10⁷ हो गया, यानी कि 2 इंटू 10⁷, 2 इंटू 10⁷ डायपोल मोमेंट आ गया, कूलम इंटू मीटर। ये बेटा यूनिट होती है डायपोल मोमेंट की, कूलम इंटू मीटर, ठीक है। कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁷, 2 इंटू 10⁻⁷, ये अपने पास में डायपोल मोमेंट आ गया। ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बहुत सारे सवाल मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे, है ना। तो यू गाइस कैन प्रैक्टिस, और मैंने दिए भी हुए हैं आप लोगों को, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके देखोगे तो पिन कमेंट पड़ा हुआ है, वहाँ पे बेटा आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं आप लोगों को, ठीक। क्लियर है यहाँ तक की बात, एकदम सिंपल है एकदम, ठीक है। क्लियर है, क्लियर, चलो। अच्छा, अब सोच के देखो क्या सोचना है कि अगर हम किसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दें, किसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दें, मतलब कि यहाँ पे मान लो कि कोई नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। इसका सवाल वैसे आता नहीं है, बट हाँ हमें तरीका आना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर आपने डाइपोल को रख दिया तो क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, कैसी भी हो सकती है बेटा, ऐसी हो गई, ठीक है, ऐसी हो गई, ठीक है, ऐसी हो गई। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, डायरेक्शन भी अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने एक डाइपोल को रख दिया, लेट्स से कि इस तरह से रखा हुआ है, वो यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है बेटा, सुनना ध्यान से। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक नॉन यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। इस पॉइंट पे मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इस पॉइंट पे मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ठीक है। तो बेटा इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो इस पॉइंट पे इधर की तरफ है, तो इधर लगेगा QE1, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो उसके अपोजिट फोर्स लगेगा, ये लग गया QE2, ठीक है। तो देखो ना तो नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स तो जीरो है ही नहीं, अरे है क्या नेट फोर्स जीरो, नहीं है ना। तो ये फोर्स लग रहा है QE1, ये QE2 है। अगर ये ज्यादा हुआ इससे तो बॉडी आगे जाएगी, अगर ये ज्यादा हुआ इससे तो बॉडी पीछे जाएगी, ट्रांसलेशन तो है ही है। साथ ही साथ ये बॉडी रोटेट भी कर सकती है, सेंटर के अबाउट दोनों का अपना टॉर्क आएगा, सेंटर के अबाउट दोनों का अपना टॉर्क आएगा। तो डाइपोल ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ सकता है, बढ़ सकता है ना। खैर इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें पूछी नहीं जाएंगी, बस MCQ पूछा जाएगा कि क्या इस केस में नेट फोर्स लगेगा, मतलब ये पूछा जाएगा कि क्या इस केस में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है? नहीं है भाई। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो है क्या? नहीं है। क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम है? नहीं। तो ये बॉडी चलेगी भी क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं, और ये बॉडी घूमेगी भी क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं। ठीक, क्लियर। तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म, सिंपल एकदम। बाकी की चर्चा बेटा नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में, कल जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना नेक्स्ट मतलब जो अगला लेक्चर होगा, उस एक ही लेक्चर में मैं पूरा गॉस लॉ खत्म कर दूं, क्योंकि गॉस लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन गॉस लॉ से ही पूछा जाएगा। तो बेटा ध्यान रखना इस चीज को कि या तो चलो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में ही पूरा गॉस लॉ खत्म करूं, नहीं हो पाएगा तो 2 लेक्चर में कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा हो जाएगा थोड़ा, आप लोगों को भी दिक्कत होगी। बट हाँ, कंप्लीट वीडियो ऑन गॉस लॉ लाने का मेरा मोटिव रहेगा, मकसद रहेगा, ताकि आपको सारी कहानी जो गॉस लॉ की है एक ही लेक्चर में देखने को मिल जाए, राइट। एक ही लेक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से आप गॉस लॉ सीख पाएं। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।